नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। जी हां, एक बार फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की अटकलें तेज हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात के बाद की अटकलें लगाई जा रही हैं और आज अचानक गहलोत पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन, तभी से ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की चर्चा चल रही है। संभवतः दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श भी हुआ और वहीं फरवरी में विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत संभव थी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है बजट सत्र और ऐसे में बजट सत्र से पहले लगा रहे मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास सियासी गलियारों में। हालांकि दोनों की मुलाकात को बताया जा रहा है शिष्टाचार भेंट, लेकिन असल में वजह क्या रही कुछ दिनों के बाद साफ हो जाएगा। राजस्थान में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार तेज हो चुकी है। जानकार सूत्रों ने अब खुलासा किया है, राजस्थान में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, उन्होंने खुलासा किया है। पिछले दिनों वेणुगोपाल की गहलोत से इस बारे में चर्चा हुई। अलकमान पर पायलट कैंप का है जल्द विस्तार करने का दबाव और इसी सिलसिले में वेणुगोपाल ने गहलोत को सलाह दी है। पायलट कैंप के 2 लोगों को मंत्रिमंडल में लेने की सलाह दी गई है। अब इन 2 लोगों के नामों को लेकर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये 2 लोग आखिर है कौन। क्या विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की वापसी हो जाएगी, एक बार फिर से ताजपोशी होगी, या फिर पायलट कैंप सुझाएगा 2 नए नाम। वेणुगोपाल की सलाह पर गहलोत के 2 टूक जवाब दिए जाने की भी चर्चा है। गहलोत द्वारा अगले कुछ दिनों में सोनिया और राहुल से चर्चा के बाद ही इस पूरे मसले पर कोई फैसला करने की चर्चा भी चल रही है। 26 जनवरी के बाद लेकिन बजट सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल फेरबदल होने की भी चर्चा है, क्योंकि अब 22 जनवरी से राज्यपाल भी हैं बाहर और इसी प्रकार गहलोत भी 22 से 23 जनवरी को केरल के दौरे पर रह सकते हैं और इसीलिए 26 जनवरी के बाद ही शपथ ग्रहण होने की संभावना है। अब किसी भी दिन गहलोत इस बारे में सोनिया से निर्णायक चर्चा कर सकते हैं और बगावत के बावजूद पायलट कैंप के लोगों को वापस लिया जाएगा। मंत्रिमंडल में वापस लेने पर 102 वफादार विधायकों में होने वाली प्रतिक्रिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में। मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, लेकिन जयपुर की गणित उलझी हुई है। मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन जयपुर के जो सियासी समीकरण है, जो गणित है, वो उलझी है। महेश जोशी एक तरफ, खाचरियावास एक तरफ, दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। जयपुर से एक ही हो सकता है कैबिनेट मंत्री। महेश जोशी कैंप उत्साहित है भविष्य को लेकर। दोनों ही नेता मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद विश्वस्त भी हैं, करीबी हैं, लेकिन गहलोत के प्रति वफादारी का दोनों का पैमाना अलग अलग है। महेश जोशी पिछले 30 वर्षों से रहे हैं गहलोत के साथ, लेकिन खाचरियावास बीच में गहलोत का साथ छोड़ चुके थे और साथ छोड़कर पायलट कैंप में शामिल हो गए थे और फिर थोड़े दिनों के बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज को फिर से सुनने के बाद वो गहलोत कैंप में वापस लौटे। हालांकि जयपुर की राजनीति में खाचरियावास रहे हैं एक जुझारू चेहरा और इसीलिए जयपुर से 2 भी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, ऐसी भी कयासबाजी की जा रही है। पहले खबर ये थी कि कोई एक ही कैबिनेट का मंत्री बनेगा, लेकिन जब 2 पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तरफ महेश जोशी है, खाचरियावास है, अब होगा क्या आगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कलरव पर बर्ड फ्लू का कहर। जी हां, बर्ड फ्लू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कलरव पर किस तरीके से भारी बर्ड फ्लू हो रहा है वो भी समझिए। प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ बर्ड फ्लू की जो आशंका है या फिर जो मामले वो बढ़ रहे हैं। पक्षियों की मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में आज 165 मृत पक्षी मिले। इनमें कौन कौन से पक्षी शामिल हैं वो भी आप जानिए। 104 कौवे हैं, 19 मोर हैं, 22 कबूतर हैं, 20 अन्य पक्षी इसमें शामिल हैं। अब तक कुल 5295 पक्षी मृत पाए गए हैं। 3740 कौवे, 290 मोर इनमें हैं, 419 कबूतर हैं और 846 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। 27 जिलों से 266 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और अब तक कुल 17 जिलों के 67 सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले हैं। आज एक भी नए जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जो राहत की बात है, लेकिन एक दिन में 165 पक्षियों के मृत मिलने की खबर से हर कोई चिंतित है, परेशान है। कुल आंकड़ा जो है वो 5200 से आगे बढ़ चुका है, जो भी राहत देती हुई दिखाई नहीं दे रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो मामले हैं अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश भर के हर हिस्से से जो मामले निकलकर सामने आ रहे बर्ड फ्लू के, वाकई में चिंताजनक है। लेकिन आज राहत की बात ये रही कि एक भी नए जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। अब कोशिश लगातार सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर ये की जा रही है किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए जाएं, पक्षियों को सुरक्षित किया जाए, ये भी कोशिश है, लेकिन जो परेशानी है, जो समस्या है, वो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है।
निकाय चुनाव का घमासान चल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर घमासान की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में हावी नजर आ रहा परिवारवाद। आपको याद होगा पंचायत चुनाव के वक्त भी परिवारवाद को लेकर तमाम बातें कही गई, तमाम आरोप भी लगाए गए। पार्टियों पर एक बार फिर से निकाय चुनाव की तस्वीर जब सामने उभर कर आ रही है तो हावी होता हुआ परिवारवाद दिखाई दे रहा है। सत्तासीन कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिया है, अपने जानने वालों को टिकट दिया गया। 10 से ज्यादा निकायों में नेताओं के रिश्तेदार उतरे हैं चुनावी मैदान में, ताल ठोक रहे हैं। पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी दिए गए थे नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट। वो पंचायत चुनाव हो या फिर जिला परिषद के चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में नेताओं के चित परिचितों को, जानने वालों को मैदान में उतारा गया था। एक बार फिर से निकाय चुनाव में भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। अब संडे का सियासी गपशप क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। दौसा घूसकांड और राजनीतिक पत्ते। जी हाँ, संडे सियासी गपशप, दौसा घूसकांड और राजनीतिक पत्ते। जब तक होगा पूरा खुलासा तब तक सामने आ जाएंगे सियासी संबंध। कहा यही जा रहा है, बातें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि जब तक पूरा खुलासा होगा घूसकांड का या फिर पूरे मामले का, तब तक सामने आ जाएंगे सियासी संबंध जो साबित कर सकते हैं सियासी और ब्यूरोक्रेसी गठजोड़। अब जिले के नेताओं का दखल और असर किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अभी जिले में पूरी तरह कांग्रेस की ही सत्ता है, इसलिए साफ तौर से सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या संबंध निकलकर सामने आते हैं, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में कहें या फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो साफ तौर से उभर कर बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो यही कि जब तक पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, पूरा मामला साफ हो पाएगा, तब तक कोई सियासी संबंध उभर कर सामने आ जाएगा। कल से खुलेंगे प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय। जी हां, लंबे वक्त के बाद इंतजार लंबा रहा। कल से खुलने जा रहे प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय। 9 महीने 27 दिनों के बाद खुलेंगे स्कूलें और विश्वविद्यालय। जी हाँ, इसी को लेकर तैयारियां भी अपने स्तर पर की जा रही हैं, वो पेरेंट्स हो या फिर स्कूल संचालक हो। स्कूलों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन समेत अन्य कई कार्य। और पहले फेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें खुलेंगी। स्कूलों को लेकर विभाग की ओर से जारी की गई है एसओपी। एसओपी में क्या बड़ी बात है उसको भी ध्यान में रखना होगा। टाइमिंग आपको बताते हैं कि सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। 2 गज की दूरी रखनी होगी और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। नो मास्क नो एंट्री के तहत ही कक्षाएं संचालित होंगी। और इसको लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने तैयारियां अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं। और कल से ही कहा यह भी जा रहा है कि अंतिम वर्ष के हॉस्टल को खोलने का भी फैसला लिया गया है। अब हॉस्टल भी अंतिम वर्ष के खोले जाएंगे। वहां पर भी किस तरीके से चुनौती होती है सभी के सामने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना काल में। जैसलमेर से हवाई सेवा से जुड़ी बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए। जैसलमेर से 28 से हवाई सेवा बंद हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की हवाई सेवा बंद होगी। जैसलमेर से 28 से हवाई सेवाएं बंद होनी है। वो कौन कौन से शहर हैं वो भी आपको बताएं। दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, जहां के लिए हवाई सेवा बंद होनी है। और दिसंबर में 10,000 यात्री आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी विमान कंपनी ने बुकिंग बंद की है। विमान कंपनियों ने फ्लाइट बंद करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। ऐसे में जैसलमेर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को झटका लगेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला मौका था जब पर्यटन को फिर से उभरने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब हवाई सेवाएं बंद हैं, इसका सीधा असर पर्यटन को भी होगा, व्यावसायिक गतिविधियों को भी होगा। फाइजर वैक्सीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, फाइजर वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। साथ ही नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 29 लोगों की मौत हो गई है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। नॉर्वे में कोरोना की वैक्सीन लगी, फाइजर वैक्सीन लगाई गई, जिसको लेकर सवाल है। 29 लोगों की मौत हो गई है। 75 लोग वैक्सीन लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हैं, गंभीर स्थिति में हैं। पिछले साल 27 दिसंबर को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। नॉर्वे में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और नॉर्वे में जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने वैक्सीन की पहली ही डोज ली थी, अभी दूसरी डोज ली भी नहीं थी कि पहले ही 29 लोगों की जान चली गई है। कई लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अब फाइजर पर रोक लगेगी या फिर क्या होगा, इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां पर कोरोना काल, हालांकि लंबे वक्त के बाद ही फाइजर का इस्तेमाल शुरू किया गया था कोरोना से खात्मे को लेकर, लेकिन जो साइड इफेक्ट सामने आए उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए। जब 29 लोगों की जान चली गई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने मारा हमारी मुर्गियों को? ये बड़ा सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने मारा हमारी मुर्गियों को? बर्ड फ्लू के शोर शराबे के बीच गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं।
जी हाँ, दिल्ली सरकार ने दिए मंडी खोलने के आदेश, क्योंकि पहले पोल्ट्री बाजार के लिए गए नमूनों का टेस्ट निगेटिव आया। फिर आखिर क्या था इतनी मुर्गियों की मौत का कारण? और हरियाणा के हिसार में मुर्गियों की मौत का कारण बताया जा रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन मुर्गियों की मौत का कारण हो सकता है गलत वैक्सीनेशन। 10,000 मुर्गियों के वैक्सीनेशन पर आता 6.5 लाख का खर्च। और सूत्रों के अनुसार सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुर्गी पालकों ने कम लागत के चक्कर में चीन से खरीदी सस्ती स्मगल वैक्सीन। और संभवतः हिसार में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत का यही कारण सामने निकल कर आया है। सवाल यह है कि क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने हमारी मुर्गियों को मारा है? इसको लेकर भी अब हर मोर्चे से घिरता हुआ चीन दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है, या फिर इसके पीछे की असल वजह आखिर क्या हो सकती है। नेपाल ने चीन को दिया करारा जवाब। जी हां, नेपाल ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, खबर की आप समझिए। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेपाल की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं होगा। अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में नेपाल सक्षम है, हम सक्षम हैं। ग्यावली ने 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर ये तमाम बातें कही और साथ ही कहा सीमा संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली और काठमांडू की है साझा प्रतिबद्धता। ग्यावली का ये बयान नेपाल की संसद भंग होने के बाद देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में चीन के हस्तक्षेप करने की पृष्ठभूमि में आया है। ग्यावली ने 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर यह भी कहा कि सीमा संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए नई दिल्ली और काठमांडू की साझा प्रतिबद्धता है और दोनों ही पक्ष इसका हल निकालने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। चीन को साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि चीन अगर हस्तक्षेप करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में सिख टेलीविजन एंकर को धमकी मिली है। जी हां, पाकिस्तान में सिख टेलीविजन एंकर को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है एंकर को। और इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसको भी आपको बताएंगे आगे। एंकर हरमीत सिंह ने थाने में दर्ज कराई है इसकी शिकायत। हरमीत के मुताबिक पेशावर जेल से उसके भाई के हत्यारे उसे धमकी दे रहे हैं। 4 जनवरी को हरमीत के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। आरोपी हरमीत पर केस वापस लेने के लिए प्रेशर भी डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। हरमीत ने पीएम इमरान खान और चीफ जस्टिस से मदद की गुहार लगाई है। अब कब मदद दी जाती है, कब मदद मिलती है, इसको लेकर भी आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि हरमीत को लगातार धमकी मिल रही है। हरमीत टेलीविजन एंकर है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रस्साकशी शुरू हो गई है। जी हां, असम विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में रस्साकशी किस तरीके से चल रही है वो भी आप समझिए। तरुण गोगोई के बाद पार्टी के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। तरुण गोगोई के बाद पार्टी के कई दावेदार हैं, कई नेता हैं जो आगे आकर खड़े हो गए हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तरुण गोगोई के निधन के बाद असम में कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई है। असम में नए नेता के नाम पर कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है, बढ़ गई है। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई दौड़ में शामिल हैं और शांति सद्भावना यात्रा के दौरान असम के सभी जिलों का दौरा भी गौरव कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज गुवाहाटी जाएंगे कई नेता। भूपेश बघेल हैं, मुकुल वासनिक हैं, शकील अहमद आज पहुंचेंगे गुवाहाटी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे सभी नेता। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, इस पूरी खबर को आप समझिए। एक तरफ जहां चुनाव से पहले पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद पार्टी नेतृत्व विहीन है। नए नेता के नाम पर कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है, बची हुई है। और तरुण गोगोई लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी मौजूदगी में पार्टी एकजुट रही, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई भी नेता उनके कद से बाहर नहीं था। पर पिछले साल 23 दिसंबर को उनकी मृत्यु के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर कई दावेदार भी सामने आए। इसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई इस दौड़ में सबसे आगे हैं। राज्यसभा में क्षेत्रीय भाषाओं का चलन बढ़ा है। बीते 3 साल में राज्यसभा में बोली जा रही क्षेत्रीय भाषा और राज्यसभा में संस्कृत 5वीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके पहले हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल भाषा शामिल थी। 2018 से 2020 के बीच पहली बार हुआ कई क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल। कार्यवाही के दरमियान डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली का भी इस्तेमाल पहली दफा हुआ। और इसके अलावा 6 अन्य भाषाएं असमिया, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली भाषा का उपयोग भी लंबे वक्त के बाद सदन में किया गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो राज्यसभा में संस्कृत भाषा 5वीं भाषा के रूप में उभरी है। और 2018 से 2020 के दौरान मेंबर्स ने 22 में से 10 भाषाओं में अपने विचार रखे। राज्यसभा की कार्यवाही के दरमियान क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। और 2019-20 के दरमियान संस्कृत भाषा में 19 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। और आप कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, 5वीं भाषा के रूप में उभर रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं इसकी भी है।
औरंगाबाद को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। जी औरंगाबाद को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है। सामना में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष होने और नाम परिवर्तन का विरोध करने के लिए हमला किया गया। औरंगाबाद का नाम बदलने से धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज होगा। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम देने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के नेताओं से औरंगजेब के इतिहास को फिर से पढ़ने के लिए कहा है। अब मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, कांग्रेस उसका हिस्सा है, लेकिन शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से हमला किया गया, कटाक्ष किया गया, वो सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 26 जनवरी बेहद करीब है, दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। देश से फरार आतंकियों के पोस्टर भी लगवाए गए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त की जाएगी। 26 जनवरी को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य को किले में तब्दील कर दिया गया है। यूं तो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट रहता है, लेकिन इस बार किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा चौकस कर दी गई है। और दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए हैं। इसमें KZF है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KCF खालिस्तान कमांडो फोर्स, KLF खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से मोर्चा जवानों ने संभाला है वो भी आप देखिए। आपकी बार बिना विदेशी मेहमान मनेगा गणतंत्र दिवस। जी हां, आपकी बार कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। खासतौर से गणतंत्र दिवस पर 50 साल में पहली दफा शामिल नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। 50 साल में पहली मर्तबा यह होने जा रहा है जब विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान में नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बतौर मुख्य अतिथि थे आमंत्रित, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से बिगड़े हालातों की वजह से भारत का दौरा रद्द कर दिया है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि भारत सरकार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और सूरीनाम के राष्ट्रपति से किया था संपर्क, लेकिन इन दोनों ने भी गणतंत्र दिवस समारोह में आने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अंततः बिना विदेशी पावनों के ही इस बार होगा समारोह का आयोजन। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक स्थिति के चलते ये फैसला लिया गया है कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होगा। हालांकि कोविड की स्थिति नहीं होती तो जरूर कोई विदेशी मेहमान हिंदुस्तान में होता। सीबीआई का आज देश भर में बड़ा एक्शन हुआ। सीबीआई की तरफ से लगातार एक्शन भी किया जा रहा है। उसी पैरिस में देश भर में बड़ा एक्शन लिया गया। 5 राज्यों में 5 स्टेट्स में 20 जगहों पर छापेमारी की गई है सीबीआई की तरफ से। वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी जानकारी आपको देंगे। एक रेलवे अफसर को गिरफ्तार किया गया। रेलवे में काम को लेकर रिश्वत लेने का आरोप है। रेलवे में काम वो करता था, लेकिन काम को लेकर रिश्वत लेने का आरोप उस पर है। 1 करोड़ की रिश्वत के साथ गिरफ्तारी उसकी हुई है। रेलवे अफसर्स के साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी सीबीआई के अधिकारियों का कहना यह कि अभी और भी जहां पर भी रिश्वत की खबरें मिलेंगी या फिर करप्शन की खबरें आएंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई के 2 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई के ही 2 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। निरीक्षक और आशु लिपिक को निलंबित कर दिया गया। सीबीआई की तरफ से 2 अन्य के खिलाफ मामला डीओपीटी को भेजा। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, कार्रवाई जांच एजेंसी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। अब आप समझ सकते हैं कि एजेंसी का करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। साफ तौर से जो आज की कार्रवाई हुई है वो यही दर्शाता है। सीबीआई अपने अफसरों पर भी कड़ी निगरानी करती है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस सिद्धांत पर सीबीआई बढ़ रही है उसको दर्शाता है आज जिस तरीके से कार्रवाई अलग अलग हिस्सों में की गई। और साथ ही सीबीआई के जिन 2 अफसरों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद जो आशंकाएं तमाम चल रही थी कि सीबीआई गहनता से जांच पड़ताल नहीं कर रही है या फिर सीबीआई के भीतर ही लोग रिश्वत ले रहे हैं, वहां पर आंच नहीं पहुंच रही। अब साफ तौर से आज की कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया कि सीबीआई के भीतर भी जो करप्शन लेगा, जो करप्ट होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें। जी हां, ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं रॉबर्ट वाड्रा की। जी हां, वाड्रा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मसला ये है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी पेश की गई है। ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है, अर्जी पेश की है। रॉबर्ट वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की मांगी गई है इजाजत। महेश नागर से भी हिरासत में पूछताछ करने की मांग की गई है। कल ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
एएसजी रस्तोगी और भानु प्रताप बोहरा रखेंगे ईडी का पक्ष। साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी रखेंगे वाड्रा का पक्ष। अब लगातार उम्मीद ये की जा रही है कि हालांकि अर्जी पर सुनवाई कल होनी है, अब हाईकोर्ट का रुख क्या होता है उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बजट सत्र की तैयारियां जारी हैं। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बजट सत्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दरमियान संसद में उपस्थित रहने के निर्देश सभी सांसदों को दिए गए हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। सदन की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी और 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। हालांकि कोविड में सामान्य स्थिति की तरह ही संसद की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी और फिर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन कोरोना काल में संसद का सत्र बुलाना, बजट सत्र को बुलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब वहां पर किस तरीके से सांसदों को उन प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाती है, इस पर भी नजर रहेगी। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।